हाय फ्रेंड्स, यार आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेनली वेव्स, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है मेरा, ये दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ मेनली मैं। इससे पहले मैंने आपको क्या बेसिकली रोटेशन मोशन पढ़ाया था, अब आपको मैं वेव पढ़ाना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेई मेन हो चाहे जे एडवांस हो, नीट, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। वेव हम सबसे पहली चीज़ पढ़ते इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव अब हम जानते हैं, वेव 2 टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव और आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो अब होता क्या है, वेव की जो जनरल इक्वेशन होती है, वेव में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ मैं, जहाँ पे फाई क्या है आपका फेज़ है, ठीक है। और साइन के अंदर जो भी टर्म्स है उनको क्या बोलते हैं, देखो के को बोलते हैं आप वेव नंबर, दैट इज इक्वल टू 2π/λ। ओमेगा होती है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 2πf के बराबर, ठीक है। एज इट इज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे इसके साथ साथ, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है यार हमारे पास, ω/k। अब आप कहोगे यार कैसे निकाला, तो आप एक चीज़ जानते हो, वेलोसिटी होती है λ × f। तो जब आप ओमेगा और k की वैल्यू पुट करते हो तो वहाँ से भी वेलोसिटी λ × f ही आती है। तो एक चीज़ हमें पता चली कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दैट इज़ इक्वल टू ω/k। ये आप जानते हो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ठीक है। फिर आगे आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन मेनली 1-2 बार पूछ लिया जाता है। एक बार पूछा गया 2000 से मतलब मेनली 2006 के टाइम तक मेनली कई बार पूछा गया इसी एक नोट से क्वेश्चन, ठीक है। कि भाई किसी भी वेव के बारे में हम कैसे बताते हैं, उसकी इक्वेशन कैसी होगी, बाई इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग। कैसे, अगर मान लो कोई वेव वो अगर मूव कर रही है मान लो आपके पॉजिटिव एक्स में, तो पूछता है उसके पार्टिकल जो हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे हमारे पास बेसिकली, तो हम कैसे बताएंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसके पार्टिकल की मोशन की, वो होगी y = a sin ω t माइनस के एक्स। कैसे देखा, पार्टिकल प्लस एक्स में था तो इक्वेशन में क्या है, माइनस आया, ω t माइनस के एक्स। एज इट इज़ अगर आपको ये कहा जाए, अगर मान लो आपकी वेव -x में मूव करे, यानी कि पीछे की तरफ मूव कर रही है मान लो, तो उस वक्त पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, Vp = a sin ω t प्लस के एक्स। यानी जब -x में था तो प्लस, यानी साइन अपोजिट हो जाता है। ट्रैवलिंग का साइन जो होता है ना, अगर वो -x है तो इक्वेशन में ω t प्लस के एक्स, ट्रैवलिंग का साइन +x है तो इक्वेशन में ω t माइनस के एक्स, ठीक है। ये सिंपली आपके तरीका होगा। अब हम एक चीज़ मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि भाई लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ट्रांसवर्स वेव होती है वो वेव होती है जिनमें अगर पार्टिकल का मोशन वेव के ट्रैवलिंग मोशन के बेसिकली परपेंडिकुलर हो। मान लो आपकी वेव +x में चल रही है तो पार्टिकल किधर मूव करना चाहिए, y में या -y में मूव करना चाहिए, तभी तो पार्टिकल का जो बेसिकली मोशन होगा उसके वेव के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दिखाया कैसे, जैसे सिंपली इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा मैं आपको, ऐसे दिखा के। जब आपको वेव का प्रोपेगेशन दिख रहा है और पार्टिकल आपके y में मूव कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगी, ये सिंपली आपकी इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम पढ़ते वेव लेंथ ऑफ वेव। तो वेव लेंथ ऑफ वेव कैसे देखा जाता है, वेव लेंथ क्या होती है, किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम मिनिमा के बीच जो डिस्टेंस होती है, समझा आपने, किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम मिनिमा के बीच की डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, वेव लेंथ बोलते हैं अपनी। अब होता क्या है यार, इसी को एक नाम और दिया जाता है, क्रस्ट ट्रफ, जो आप पढ़ते आ रहे हैं 10th से, मेनली 11th 12th से नाम है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज ऑल्सो नोन एज वेव लेंथ। कैसे होगा, अब मैंने आपको बताया वेव की इक्वेशन क्या होती है, साइनोसोडल वेव की फॉर्म होती है वेव। तो ये साइनोसोडल मैंने ग्राफ बना दिया, उसमें क्या है, मान लो ये पहला मैक्सिमम है तो जस्ट इसके बाद कॉन्जिक्यूटिव जो मिनिमम आएगा वो ये आएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी वेव लेंथ। तो आपको कुछ नहीं करना, इन डायग्राम अगर आपसे कुछ भी दे रखा है भाई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे रखी है, तो आप लैम्डा कैसे निकालोगे, आपको पता है ये लेंथ कैसे इसकी टर्म में कैसे आएगी वो आप देख लोगे। अब आपको पता है ये लैम्डा है तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 2 लैम्डा, तो आप निकाल लो, ठीक है। बस इतना याद रखो, मैक्सिमम और मिनिमा कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम के बीच की डिस्टेंस लैम्डा होती है, ठीक है। एज इट इज़ हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपकी क्या होती है बाबा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकालोगे, उसकी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज, दैट इज इक्वल टू dy/dt। वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज ω cos ω t प्लस के एक्स। कई बार आपसे पूछ लेता है, रेशियो वगैरह पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ बेसिकली वेव और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, ओमेगा। तो आप इजीली वहाँ से वो क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं बाबा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेशन जस्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो a इज इक्वल टू dv/dt। सो a इज इक्वल टू -ω² साइन ऑफ ω t प्लस के एक्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ गई, ω² a। तो ये आपको पता चलेगा कैसे आप पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और उसके बेसिकली वेलोसिटी के बारे में बात करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग में कैसे वेव प्रोड्यूस होती है। यार अब तक तो मैंने जो पढ़ा वो सिंपल वेव पढ़ी, मतलब बेसिकली यार वेव के बारे में पढ़ा। अब वेव कैसे कैसे वेरी करती है वेव की इक्वेशंस, और वैसे कैसे कैसे वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करती है जब हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की वेव लेते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग वेव ली,
तो स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, अगर आप किसी स्ट्रिंग को छेड़ते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो, तो उसमें क्या होती है, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होती है। वो कैसे निकालते हो आप? कुछ नहीं यार, अब देखो दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं किसी रस्सी को दो फिक्स एंड से बांध दूँ और मैं एकदम से उसको झन से, मान लो मैंने उसको जस्ट डिस्टर्ब करा, तो क्या होगा, उसमें उसमें क्या होगी, वेव डेवलप होगी। उस वेव से उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आई, वो कैसे वेक्टर करेगी उसकी लेंथ के साथ। अब होगा ना यार, उसकी लेंथ पूरी एल है, तो मान लो मैंने बीच के एंड तक की बात कर रहा है मुझसे, वहाँ तक की फ्रीक्वेंसी निकालो, पूरे एंड तक की बात कर रहा है, तो कैसे फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी उसकी लेंथ के साथ, तो कैसे चेक करोगे? एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे देखते हो यार, अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो कैसे जनरेट हमारे पास पल्स होगी। जैसे मान लो अब दो केस हो सकते हैं, या तो स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स हो, या स्ट्रिंग किसी सीलिंग से लग रही हो और किसी मास m को हैंग करके बैठी हो विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो कैसे करोगे आप? आपको पता है, एक चीज़ याद रखते हो आप, कि आप जानते हो हर स्ट्रिंग में क्या होता है, उसका टेंशन होता है। तो मैंने टी उसका बोलते हैं टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, और हर स्ट्रिंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, जस्ट लाइक किसी मेटल की प्रॉपर्टी से बोलते हैं म्यू, दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, जो कि मेटल के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई स्ट्रिंग किसकी बनी हुई है। मेनली जो रोप यूज़ की है ना, वो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, म्यू। तो वहाँ से मैंने क्या डिफाइन करा, वेलोसिटी डिफाइन करी, वेलोसिटी इज इक्वल टू √t/μ। देखो मैं आपको पूरा डेरिवेशन तो बताऊंगा नहीं उसका, कि आपको शो कर दिखाऊँ, पूरा आधा पेज का हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट रिलेशन याद रखो कि v इज इक्वल टू √t/μ होता है। तो आप एक चीज़ जानते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई वेव लेंथ। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपने एक चीज़ देखी, इसकी वेव लेंथ है एल, मतलब एल इसकी लेंथ है, तो बेसिकली वो उसकी वेवलेंथ की तरह काम करेगी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, √t/μ/l। तो आपको पता चल गया फ्रीक्वेंसी, जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वेलोसिटी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा। तो ये तरीका हो गया फ्रीक्वेंसी निकालने का। अब यार आपको अगर आधी लेंथ पे पूछे तो आप आधी लेंथ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, 1/3 पे पूछे, 1/4 पे पूछे, तो आप किसी पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के कुछ हमारे पास रिजल्ट आएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास क्या आता है, बीट फ्रीक्वेंसी। बहुत बार यूज़ करा हुआ है यार, कई बार बहुत बार वर्ड आता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। किन्हीं भी दो फ्रीक्वेंसीज़ के बीच का डिफरेंस है। अब एक चीज़ आप जानते हो यार, किन्हीं भी दो चीज़ का डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज़ में, अगर वो मैं डिफरेंस लूँगा, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी। इसलिए हम बीट फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हमेशा मोड लेते हैं, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंस लेके आओगे, वो भी तो एक रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या नाइदर भी नेगेटिव, तो इसलिए हमने मोड लिया। तो बीट फ्रीक्वेंसी जस्ट क्या होती है, सिंपली मोड ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, ठीक है। तो वो बीट फ्रीक्वेंसी होती है। अब जैसे एक क्वेश्चन आया, ये मेनली नीट में पूछा है, मैंने आपको यहाँ से बताया क्लू का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है। इफ़ देयर आर 3 सोर्सेज हैविंग फ्रीक्वेंसीज n-1 एंड n+1, द नंबर ऑफ बीट्स ऑब्जर्व। तो आपने नाम दे दिया हमको, मान लो f1 n है, f2 n-1 है और f3 n+1 है। तो बीट फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती है, दैट कैन बी इक्वल टू मोड ऑफ f1 माइनस f2, दैट कैन बी इक्वल टू मोड ऑफ f2 माइनस f3, एंड दैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू मोड ऑफ f1 माइनस f3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 3 केस आएंगे बीट फ्रीक्वेंसीज के। चलो यार, अब क्या होगा, पहले केस पे गया, अगर बीट फ्रीक्वेंसीज 1 और 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में निकाली तो वो कितनी आई, 1 हर्ट्ज आई। ऐसे 1 और 3 के बीच में निकाली, वो भी 1 हर्ट्ज आई, और 1 हर्ट्ज दोनों केस में आ रही, यानी दोनों सेम है, तो काउंट कैसे करेंगे, 1 की तरह, ठीक है। यानी सिंपली एक बीट फ्रीक्वेंसी मिली हमें 1 हर्ट्ज इन दोनों केस में, जब 1 और 3 के बीच में देखो और 1 और 2 के बीच में। बीट जब 2 और 3 के बीच में दिखी तो क्या मिला, 2 हर्ट्ज। तो मेनली हमें कितनी बीट फ्रीक्वेंसीज मिली, 2 बीट फ्रीक्वेंसीज, एक 1 हर्ट्ज और एक 2 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये चीज़ में पता चल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे आते हैं बीट के। अब आपके कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बीट फ्रीक्वेंसीज़ में एक कंसेप्ट यार ये भी आता है कई बार बीट फ्रीक्वेंसीज़ में, मैंने मेनली नोट्स में नहीं लिया, आपको बता देता हूँ मैं। कई बार आपसे बीट फ्रीक्वेंसी में कंसेप्ट ये भी पूछता है यार कि बेसिकली एक ट्यूनिंग फोक है, उसको उसकी जो पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोक की जो बेसिकली वो है, जिन पार्ट से हम ओसिलेट करते हैं, ट्यूनिंग फोक की जो बेसिकली प्लेट्स होती हैं, अगर आप उनको बेसिकली वैक्स कर देते हो या उनको लाइन कर देते हो तो पूछता है कि तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप एक चीज़ याद रखो, जब भी किसी चीज़ को वैक्स करोगे तो भारी हो जाएगी, जब कोई चीज़ भारी हो जाती है तो उसकी ओसिलेट करने की टेंडेंसी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी वहाँ पर घटेगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी घटेगी तो बीट फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, ठीक है। सिंपली एज आप किसी ट्यूनिंग फोक को लाइन करोगे, लाइन मतलब उसको घिस रहे हो, बिल्कुल पतला कर रहे हो, तो पतला करोगे तो उससे क्या होगा, हमेशा वो ज़्यादा ओसिलेट करेगी। यार हल्की चीज़ ज़्यादा ओसिलेट करेगी, तो ज़्यादा ओसिलेट करेगी, इसका मतलब उसकी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये सब समझ में आ गया। मेन हम अब आगे चलते हैं, आगे अपना
अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं यार, आप वो देखो बेसिकली। तो जैसे क्या होगा, एक चीज़ आप जानते हो, मैंने अभी रिलेशन बताया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। वहाँ सबको पता चला वेलोसिटी टू √T। तो कई बार क्या होता है यार, अब आपको एक चीज़ ये पता चल गई कि टेंशन बढ़ाने से टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है यार, आपसे मेनली ये कह देता है कि बेसिकली कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें आप ये नहीं बता पाते कि बेसिकली फ्रीक्वेंसीज कैसी होगी, कैसे चेंज करेगी। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ यार, क्वेश्चन बताता हूँ आपको जस्ट, फिर आप देखना वहाँ पे कैसे आपको, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया बीट फ्रीक्वेंसीज पे, आपको क्वेश्चन अगर मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया कि एक क्वेश्चन है, इनिशियली द बीट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन ए फ्रीक्वेंसीज f1 दैट इज इक्वल टू मान लो 400 हर्ट्ज एंड ए अननोन फ्रीक्वेंसी, कोई अननोन फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। बिटवीन इज मान लो हमें दे रखी है 2 हर्ट्ज। ठीक है, इफ वी डिक्रीज द टेंशन, ठीक है, अब कह रहा है इफ वी डिक्रीज द टेंशन द बीट फ्रीक्वेंसी if we decrease the tension the beat frequency get decrease, then the unknown frequency will be। तो आप कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, जस्ट आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। तो मेनली कैसे करोगे आप, कुछ नहीं, आपको पता है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोड ऑफ एनी 2 फ्रीक्वेंसीज। इस अननोन फ्रीक्वेंसी को मैंने मान लिया, लेट अज्यूम द अननोन फ्रीक्वेंसी बी f0। तो कुछ भी हो सकता है, f1 - f0 का मोड या f0 - f1, आना तो मोड है, तो मोड हमेशा पॉजिटिव। ये दे रखा है 2 हर्ट्ज, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जानता हूँ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अगर आप T घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी। ठीक है, तो उसके कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होके मान लो कह रहा है टू 1 हर्ट्ज। ठीक है, डिक्रीज टू 1 हर्ट्ज ऐसा कुछ कह रहा है, अगर हमने टेंशन डिक्रीज़ करा तो। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं अज्यूम करूँ, अगर हम सपोज़ करते हैं फर्स्ट केस, अगर f1 बड़ा होता है f0 से, ठीक है, f1 बड़ा होता है f0 से, तो क्या होता है उस केस में, दोनों का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है, और अगर मान लो f1 - f0 अगर बड़ा होता तो क्या होता उस केस में, f1 - f0 पॉजिटिव से खुलता मोड, दैट विल बी इक्वल टू 2। फिर उसने कहा टेंशन डिक्रीज़ करने पे बीट डिक्रीज़ करेगी। तो टेंशन डिक्रीज़ कर रहे हो तो बीट डिक्रीज़ कर रही है, इसका मतलब f0 क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, यानी f0 डिक्रीज़ करी, इसका मतलब ये केस ट्रू है। ठीक है ना, तो यानी जो हमने पहला केस सपोज करा f1 > f0, उसमें हमें क्या पता चला कि f0 कम होना चाहिए। तो f0 कम हुआ तो मैंने मोड पॉजिटिव से खोला, f1 - f0 इक्वल टू 2, और सिंपली मुझे बाद में दे रखा है अगर हम टेंशन डिक्रीज़ करें तो बीट फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ कर गई, तो इसका मतलब f0 कम होता जा रहा है, यानी f0 अभी भी हमारे पहले केस के हिसाब से f1 से कम ही है। तो यानी कि हम यही केस लेके चलेंगे, इज़ इक्वल टू 2, दैट इज़ f0 इज़ इक्वल टू f1 - 2, यानी हमारा केस क्या आ गया 400 - 2, दैट इज़ इक्वल टू योर 398 हर्ट्ज़। अब चीज़ पता चली कि मैंने सोल्व करके आपको क्या बताया, मेनली मैंने आपको यही बताया कि मेनली बीट फ्रीक्वेंसीज़ में आप कैसे पता लगाते हो कि फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। आपने पहले लिया सिंपली मोड, फिर आपने देखा कि कहीं टेंशन के बारे में बात कर रखी है, तो टेंशन घटाने पे बीट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, तो इसका मतलब मोड हमारे पास बेसिकली हमने क्या पढ़ा, टेंशन डिक्रीज़ कर गया। तो उसी केस से मैं समझा कि f0 डिक्रीज़ कर गया, तो मैंने केस लिया अगर f1 f0 से बड़ा है तो इसका मतलब मोड पॉजिटिव से खुला, और टेंशन डिक्रीज़ करने से f0 कम भी हो गया, यानी ये केस ट्रू भी हो गया कि f1 बड़ा हो गया f0 से। तो f1 - f0 2 आ गया, तो वहाँ से f0 क्या आ गया f1 - 2, दैट इज़ इक्वल टू योर 400 - 2, दैट इज़ 398 हर्ट्ज़। अगर ये होता है कि टेंशन इंक्रीज़ कर जाता, अगर ये होता है ना, अगर आपका टेंशन इंक्रीज़ करता तो f0 आपकी इंक्रीज़ करती, उस केस में क्या होता आपका f0 बड़ा हो जाता f1 से, तो मोड कैसे खुलता f0 - f1 इज इक्वल टू 2। तो उस केस में क्या होता, इफ़
टेंशन इंक्रीज़ करते तो एफ नोट इंक्रीज़ करती। तो उस केस में क्या होता है आपका बेसिकली एफ नोट इंक्रीज़ करती तो एफ नोट आपका F1 से बड़ा होता है। तो मोड कैसे खुलता है, एफ नोट माइनस F1 इक्वल टू 2। तो उस वक्त एफ नोट क्या होता 400 + 2 दैट इज़ इक्वल टू योर 402 हर्ट्ज़। तो आप चीज़ याद रखो, टेंशन बढ़ा रहे हो घटाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, यानी जो गिवन फ्रीक्वेंसी वो हमेशा अननोन से बढ़ी पाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे। तो ये आपका बीट का केस कंसेप्ट आपका समझ में आ गया। फिर क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में पूछता है कि बेसिकली हमारे पास कैसे आप पता लगा पाओगे कि बेसिकली जैसे आपसे पूछता है ना कि भाई यार कि दोनों स्ट्रिंग के एंड क्लोज है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, तो हमें बेसिकली इस हार्मोनिक में या इस ओवरटोन में बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी या क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ठीक है ना। तो वो केस आपको पढ़ा रहा हूँ कि जब हार्मोनिक की बात की जाए, है ना, जब बेसिकली हमें पूछा जाए कि इस ओवरटोन के हिसाब से किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी इस ओवरटोन में, तो उस केस में आप क्या देखते हो कि पहला केस आता है अगर दोनों स्ट्रिंग क्लोज हो, एल लेंथ की स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको, वेव पैटर्न कैसा होता है, जब भी एक चीज़ याद रखो, जब भी कोई स्ट्रिंग क्लोज होती है दोनों एंड से, क्लोज का मतलब क्या है, फिक्स होती है, एक चीज़ याद रखो, मतलब क्लोज मैंने वर्ड अलग बोला है, फिक्स होती है दोनों एंड से अगर कोई स्ट्रिंग, तो उसमें अगर आप पल्स जनरेट करते हो तो दो केस पॉसिबल है, सॉरी सिंपल केस पॉसिबल है कि जो पल्स मिलेंगे ना आपको वो कुछ ऐसी टाइप के मिलेंगे, ऐसे एक कंप्लीट वेव, ऐसे कुछ दोनों तरफ से ऊपर, ठीक है, ऐसे आपको वेव्स पैटर्न मिलेंगे जब स्ट्रिंग क्लोज होती है। तो उस केस में हम किसी भी हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, फॉर एनी nth हार्मोनिक द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f इज इक्वल टू n/12√T/μ। जब भी हार्मोनिक की बात करते हैं, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी टॉपिक से आते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इससे नहीं आएंगे तो ऑर्गन पाइप से आएंगे जो आपको आगे बताऊँगा। तो क्या होता है, किसी भी nth हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n/12√T/μ। ठीक, यहाँ पे n क्या है, हार्मोनिसिटी है उस वेव की। हार्मोनिसिटी हमें क्या बताती है, कितनी नंबर ऑफ़ लूप्स बनेंगे, जैसे यहाँ पे लूप कुछ ऐसी दिखाई दी तो कितनी लूप बनती है। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी एंड क्लोज होती हैं, फिक्स होते हैं, तो हार्मोनिसिटी हमें नंबर ऑफ़ लूप ही बताती है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक अगर है तो n की वैल्यू 1 होंगी, तो नंबर ऑफ़ लूप भी कितनी बनेगी, 1। ठीक है, नंबर ऑफ़ लूप कितनी बनेगी, 1 फर्स्ट हार्मोनिक को। ठीक है, और फर्स्ट हार्मोनिक को ही हम एक चीज़ और भी बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके एक नाम और हो जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बतानी है वो बताऊंगा आपको बेसिकली। तो होता क्या है यार, नंबर ऑफ़ लूप्स कैसे निकालते हो आप, वो आपकी हार्मोनिसिटी बताती है। ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज एंड्स के लिए। अगर एंड फिक्स हो तो ये चीज़ हमेशा वैलिड होगी कि जितनी लूप्स बनेंगी उतनी उसकी हार्मोनिसिटी। पर ओपन जब एक एंड फ्री होता है उस केस में ये अप्लाई नहीं होता। तो क्लोज एंड में हमेशा याद रखो लूप्स इज इक्वल टू हार्मोनिसिटी। फिर एक चीज़ और याद रखो, किसी भी एक लूप की लेंथ, जो मैं यहाँ पर लूप बना रहा था बेसिकली, लूप जो है किसी एक लूप की लेंथ, इस एक लूप की लेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होती है हमेशा λ/2 के बराबर। लेंथ ऑफ ए सिंगल लूप इज इक्वल टू λ/2। ठीक है, तो अब होगा क्या, मैं जनरल n लूप्स के लिए देख लूँ तो n लूप्स अगर बनेंगी तो n लूप्स पूरे यहाँ से एंड तक बनेंगी। तो उस n लूप की लेंथ क्या होगी, एक लूप की लेंथ λ/2, तो n लूप की n × λ/2, और वो पूरे इस स्ट्रिंग में समा जाएंगी l लेंथ में। तो उसकी टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, l के बराबर। तो लैम्डा वहाँ से क्या आ गया, 12/n। फिर वेलोसिटी मैंने बोला था स्ट्रिंग के केस में जब भी, तो क्या होती है √T/μ। तो फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या आ गई, √T/μ अपॉन 12/n। तो ये आपको क्या दिखाई दिया, फ्रीक्वेंसी फॉर एनी nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n/12 √T/μ। ये आपका मैंने बता भी दिया विद डेरिवेशन आपको कैसे होगा। ये इसलिए बताया कि आपको कल को ये ना हो कि कैसे आ गया, तो ये पता होना चाहिए, सिंपल है डेरिवेशन। ठीक है, फिर क्या, अगर एंड क्लोज ना हो, ठीक है, अगर एंड क्लोज ना हो, एक एंड फ्री हो और एक क्लोज हो, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेगी वो आपको बता रहा हूँ। देखो, एक एंड फिक्स है, एक एंड हमारे पास फ्री है, तो उस वक्त वेव पैटर्न कैसे दिखाई देता है, एक लूप हमारे पास कुछ कंप्लीट लूप बनेंगी, कुछ आधी लूप बनेंगी। यानी इसलिए मैंने बोला था कि नंबर ऑफ़ लूप्स इज इक्वल टू हार्मोनिसिटी फिर क्लोज एंड के लिए ही अप्लाई होती है, फ्री एंड में केस में अप्लाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं अप्लाई हो पाती, क्योंकि एंड जब फ्री होता है ना आपका, जब एंड आपका फ्री होता है बेसिकली, तो उस केस में क्या होता है, आप चीज़ जानते हो कि लूप्स आधी बनती दिखाई दे रही है, कभी भी कंप्लीट लूप आपको बनती दिखाई नहीं दे रही। तो इस केस में आपका ये इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता कि लूप्स हार्मोनिसिटी के बराबर। चलिए अब आगे इसका स्टार्ट करते हैं। वेव पैटर्न आपको दिखा दिया, लूप कहीं आधी भी दिखाई देंगी, पूरी भी दिखाई देंगी, वो हार्मोनिसिटी के हिसाब से होगा कि फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होगा। तो देखो यार, इसमें मैंने आपको फर्स्ट हार्मोनिक से बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट हार्मोनिक में क्या होता है, जब एक एंड क्लोज एक एंड फ्री हो स्ट्रिंग का, तो क्या होता है, आपको फर्स्ट हार्मोनिक में आधी लूप मिलती है।
इसलिए मैंने बोला था कि वहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स इक्वल टू हार्मोनिसिटी सिर्फ क्लोज एंड, यहाँ पे नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लूप भी 1 बननी चाहिए, कंप्लीट नहीं बनी ना। यानी जब फ्री एंड होता है तो पहले हार्मोनिक में आधी लूप मिलती है। और मैंने चीज़ आपको बताई थी कि किसी भी एक लूप की लेंथ होती है λ/2, तो आधी लूप की लेंथ कितनी होगी, हाफ इंटू λ/2, वो हो जाएगी L के बराबर। तो लैम्डा कितना आ गया, 4L के बराबर। तो फर्स्ट जो हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी फॉर फ्री एंड के केस में कितनी आएगी, 1/4L अंडर रूट t/μ। समझ गए ना, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है v/λ, ये होती है फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। और मैंने अभी पीछे बोला कि फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट हार्मोनिक इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसी सिंपली सेकंड हार्मोनिक के लिए देखोगे तो सेकंड हार्मोनिक में आपको वेव पैटर्न कैसे दिखाई दे रहा है, एक कंप्लीट लूप और एक आधी लूप। ठीक है, तो एक तो कंप्लीट लूप है और एक आधी लूप है। तो मैंने बोला किसी भी लूप की लेंथ λ/2, तो सिंपली मैंने ऐसे सोल्व करा। अगर मुझे नहीं स्ट्राइक करा पेपर में तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता है तो फॉर्मूला आपको बना के दिखाऊंगा इनके यूज करके। तो क्या होगा, एक लूप बने और आधी लूप, तो टोटल कितनी लूप बनी, 3/2 है ना। सिंपली मैं वो मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, 1 + ½ इंटू ये आपकी लूप्स बन गई। और एक लूप की लेंथ कितनी होती है, λ/2 = L, तो वहाँ से आपकी लैम्डा कितनी आ जाएगी, 4L/3। तो फ्रीक्वेंसी जो सेकंड हार्मोनिक में आ गई आपकी फ्री एंड केस में होगी 3/4L अंडर रूट t/μ। वो आप सोल्व कर लोगे कि वेलोसिटी हमेशा फिक्स है अंडर रूट t/μ, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ वेलोसिटी को डिवाइड करना है लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, ऐसे ही मैं बेसिकली, अब मैंने फर्स्ट के लिए देखा, सेकंड हार्मोनिक के लिए, तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया कि फॉर एनी nth हार्मोनिक इन फ्री एंड केस फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू 2n-1/4L अंडर रूट t/μ, जहाँ पे n क्या है आपकी हार्मोनिसिटी। ठीक है, तो किसी भी, यानी हमने एक जनरल केस बनाया बेसिकली, जैसे हमने जनरल केस बनाया था क्लोज एंड का, उसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी फॉर एनी nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n/2L अंडर रूट t/μ, वो क्लोज के लिए था। अब फ्री एंड के लिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जस्ट इक्वल टू 2n-1/4L अंडर रूट t/μ फॉर एनी nth हार्मोनिक। तो आप याद रख सकते हो, आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कई बार एक क्वेश्चन में क्या होता है ना, ओवरटोन एक वर्ड यूज़ करता है, तो फिर दिक्कत आएगी यार ओवरटोन से कैसे इसको रिलेट करूँ। तो ओवरटोन यूज़ कर रहा हो तो क्या क्या देखोगे आप कि ओवरटोन और हार्मोनिसिटी में एक रिलेशन ये होता है कि हार्मोनिसिटी हमेशा ओवरटोन से ज़्यादा होती है। हार्मोनिसिटी इज इक्वल टू ओवरटोन प्लस 1, बस इतना याद रखो, आपको मिल जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट हार्मोनिक बोलेगा तो आपको हार्मोनिसिटी कितनी मिल गई, 2, यानी आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, तो आप निकाल लोगे यहाँ से। फिर आता है ऑर्गन पाइप्स के ऊपर क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेनली वेव में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एडवांस हो चाहे मेंस हो, जहाँ से होता है ना कि पेपर अगर अच्छे लेवल का तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस होते हैं। होता है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है यार, एक सिलेंड्रिकल पाइप तो सिलेंड्रिकल होते हैं हमेशा, अगर आपकी पाइप दोनों एंड से ओपन हो, खुली हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, अगर मान लो L लेंथ की पाइप और दोनों तरफ से ओपन हो तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें यार मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, तो आप सिंपली याद रखो, ओपन ऑर्गन पाइप इज जस्ट बिहेव एज केस 1, मैंने केस 1 का मतलब जस्ट बिहेव एज ए स्ट्रिंग क्लोज एट बोथ एंड, जो कि मैंने अभी पीछे पढ़ा है, मैंने आपको पीछे पढ़ा है ना केस 1 में कि अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से क्लोज हो, फिक्स हो, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n/2L अंडर रूट t/μ। वो का वही सीधा का सीधा हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप में होता है। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2L अंडर रूट t/μ फॉर एनी nth हार्मोनिक। तो आप निकाल लोगे, ये आपको फॉर्मूला पता चलेगा। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप के केस में आ गया। एज इट इज़ जब क्लोज ऑर्गन पाइप की बात होती है तो क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, आपका क्लोज ऑर्गन पाइप बिहेव करती है केस 2 की तरह, यानी कि बिहेव एज स्ट्रिंग विद फ्री एंड। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ केस 2, आपको पता नहीं, पीछे पीछे मुड़ के देखो यार। तो क्लोज ऑर्गन पाइप किस तरह बिहेव करती है, जस्ट बिहेव एज ए स्ट्रिंग फ्री एट ए एंड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, लूप्स कुछ ऐसे दिखाएंगे, कंप्लीट बनेंगे कई बार लूप, कई बार आधी बनेंगी। ठीक है ना, तो क्लोज ऑर्गन पाइप का अपीयरेंस कैसा होता है, एक एंड से क्लोज होगी और एक एंड से ओपन होगी आपकी, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप का कुछ अपीयरेंस होता है। अब होता क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी किसकी तरह होगी, जस्ट फ्री एंड वाली स्ट्रिंग की तरह। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता था, 2n-1/4L अंडर रूट t/μ, वही जस्ट किसका होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप निकाल लोगे यार किसी भी nth हार्मोनिक के लिए बेसिकली क्लोज ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे और ओपन ऑर्गन पाइप में कैसे निकालोगे, तो हो जाएंगे। फिर मैंने आपको क्या बताया, पीछे आपको बोला भी था, फिर आपको नोट भी करा दिया, कल को आप भूल जाओ, कि किसी भी हार्मोनिसिटी की वैल्यू अगर 1 होती है
तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी जब भी फर्स्ट हार्मोनिक की बात की जाए वो हमेशा क्या कहलाती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब चलो कल को क्वेश्चन पूछ लो आपसे ऐसे, तो क्वेश्चन करा देता हूँ। ये नीट में आया 2018 में कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इन क्लोज ऑर्गन पाइप इज 20 सेंटीमीटर इन द लेंथ ऑफ द पाइप इन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। तो आप एक चीज़ देखिए, आपने क्या क्या दे रखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप, यानी ओपन ऑर्गन पाइप में n = 1 पे फ्रीक्वेंसी बता रखी है आपको। थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप यानी उसमें n = 3 पे बता रखी है। तो दोनों इक्वल है। लेंथ ले ली, तो हमें लेंथ पूछ रहा है ओपन ऑर्गन पाइप की, तो मैंने मान ली लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू L0। मैंने पहले बनाया अपीरेंस कि ओपन ऑर्गन पाइप कुछ ऐसी होती है और n = 1 पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी वहाँ से फंडामेंटल निकाली, वो निकाली 1/2 L0 × T/μ, फॉर्म ने पुट कर दी n की वैल्यू 1। ऐसी क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या बोला हुआ है, जब हार्मोनिसिटी 3 है तो उस केस में हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2n-1/4L √ T/μ। इस फॉर्म में मैंने n = 3 पुट करा तो मेरे पास आ गया 5/4। L की वैल्यू पुट कर दी, सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करके। फिर उसने कह रखा क्वेश्चन में दोनों बराबर है, थर्ड हार्मोनिक क्लोज की और हार्मोनिक फर्स्ट फंडामेंटल ओपन दोनों बराबर है। मैंने बराबर करा, बराबर करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे वहाँ से L0 की वैल्यू मिल गई, यानी मुझे ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ मिल गई 8 सेंटीमीटर। तो कर लेंगे यार ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, जट से क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्या दे रखा है क्वेश्चन, और मान लो नीट 2017 में आया था। मैं आपको क्वेश्चन इस पर ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों का कई बार गलती होती है, इसमें वीक भी होता है बच्चों को, क्योंकि याद ही नहीं रह पाता। कई बार एन में कुछ और पुट कर देंगे, कुछ और पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है क्वेश्चन है, जैसे मान लो द 2 नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ए 2 क्लोज एट वन एंड ऑफ ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड आर 220 and 260, व्हाट इज देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा, पहले बार हम क्या रखा है, ए ट्यूब क्लोज एट वन एंड और ओपन एट अदर एंड, यानी किसकी बात कर रहा है, क्लोज ऑर्गन पाइप। एक एंड पे क्लोज और एक एंड पे ओपन होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में nth हार्मोनिक का फॉर्मूला होता है 2n-1/4 × T/μ की फ्रीक्वेंसी होती है। उसने बोला नियरेस्ट हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो नियरेस्ट हार्मोनिक क्या होंगी, AP में होंगी। तो इसलिए मैंने क्या माना, नियरेस्ट हार्मोनिक nth और n+1th। ठीक है, n+1th, n+1 हमने हार्मोनिक लिए 2, तो मैंने फ्रीक्वेंसी ली n के केस में, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये 220 है। दूसरे n+1th पे क्या होगी, हायर फ्रीक्वेंसी होगी, तो पुट कर दिया, उस पर फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है। फिर कॉन्जिक्यूटिव बोला ना यार, तो मैंने उन दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस ले लिया। फिर उसने बोला हुआ है वो दोनों फ्रीक्वेंसी 260 220, मैंने डिफरेंस लिया तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। फिर मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे वहाँ से क्या मिला, 1/L √ T/μ की वैल्यू मिली। और इस कंसेप्ट को मैंने यूज़ करा फिर आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, क्लोज ऑर्गन पाइप में n = 1 पुट करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी केस में, तो 1 पुट करा फॉर्मूले में 2n-1/4 × T/μ में, तो ये आ गया 1/4L × T/μ। 1/L × T/μ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पुट करी तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई फंडामेंटल की वो कितनी आ गई, 20 हर्ट्ज। तो जब भी नियरेस्ट बोले तो आप n और n+1th मान लो, फॉर्मूले पुट करो, जो दे रखा है उस हिसाब से सोल्व करो, सब्सट्रैक्शन होगा वो सोल्व कर लोगे आप, और वहाँ से बेसिकली क्या होगा, आपको फंडामेंटल या जो भी किसी भी थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ, nth हार्मोनिक को पूछ रखी हो आप निकाल सकते हो। कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। फिर एक क्वेश्चन यार ये जस्ट आपको ओवरटोन पे करा देता हूँ कि कहीं आप कन्फ्यूज ना हो कि ओवरटोन हार्मोनिक पे भैया ने क्वेश्चन नहीं कराया, तो बता देता हूँ कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है नीट में आया 2016 में। ठीक है, तो सेकंड ओवरटोन ऑफ ए ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L मीटर देन द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहली चीज़ आप ये समझ गए कि मैंने क्या बोला था, ओवरटोन इज हार्मोनिसिटी इज इक्वल टू ओवरटोन +1। तो हार्मोनिसिटी आप निकाल लोगे, कैसे दे रखा है आपको, सेकंड ओवरटोन दे रखा है ओपन ऑर्गन पाइप का, यानी ओपन ऑर्गन पाइप के केस में सेकंड ओवरटोन यानी हार्मोनिसिटी कौन सी है, 3, यानी आपको ओपन ऑर्गन पाइप में n = 3 की फ्रीक्वेंसी लेंगे। ओपन ऑर्गन पाइप फॉर्मूला मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का n/2L √ T/μ। ठीक है, लेंथ मैंने L0 मान ली ओपन ऑर्गन पाइप की, तो मेरे पास फॉर्मूला कितना आ गया, तो मेरे पास n = 3 पे यानी सेकंड हार्मोनिक पे मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 3/2L0 √ T/μ। फिर क्लोज ऑर्गन पाइप में मुझे बोला गया फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी मेरी क्लोज ऑर्गन पाइप में, F2 = 2n-1/4L × T/μ में n को क्या पुट कर दूंगा मैं, ओवरटोन फर्स्ट है तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2, मैं लिख रखा देखो हार्मोनिसिटी इज इक्वल टू ओवरटोन प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, तो फॉर्मूले में n = 2 पुट कर दोगे फर्स्ट ओवरटोन के केस में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई वहाँ से 3/4L × T/μ। अब उसने बोला दोनों बराबर है, तो दोनों मैंने बराबर कर दी,
ठीक है। एल लेंथ की अगर क्लोज वर्किंग पाइप है तो उसमें आ गई, तो मुझे वहाँ से रिलेशन मिल गया एल नॉट इज इक्वल टू 2L, तो यहाँ में लेंथ मिल गई ओपन वर्किंग पाइप की। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेनली कि क्लोज वर्किंग पाइप की फ्रीक्वेंसीज बराबर कर दी तो लेंथ बताओ, या बेसिकली ओवरटोन दे तो लेंथ बताओ, क्या रिलेशन आएगा, या कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज पूछी तो फिर किसी भी अन्य हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पूछी तो आप निकाल लोगे, सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओवरटोन हार्मोनिसिटी में रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया मेनली, ठीक है। फिर मैंने कंसेप्ट लेके आया हूँ आपका कि बेसिकली अगर दो डिफरेंट इंटेंसिटी दे रखी है, ये भी वेव का पार्ट है, अगर वो सुपर इम्पोज करती है तो दो केस बनते हैं यार। अगर दो इंटेंसिटी की हमारे पास वेव्स अगर आपस में डिफरेंट इंटेंसिटी सुपर इम्पोज करेगी यानी आपस में मिलेंगी तो क्या केस होगा, या तो हमारे पास का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मैक्सिमम बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मिनिमा, तो उस वक्त मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी कि और एक बार मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। अब फॉर्मूला है इनका कि अगर I1 I2 हमारे पास दो इंटेंसिटीज़ हैं बेसिकली, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई मैक्स इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, √I1 माइनस √I2 का ओवरऑल का होल स्क्वायर, निकाल लोगे। ऐसे ही सिंपली अगर एम्पलीट्यूड के केस में पूछ ले, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछ, तो आप कैसे निकालोगे, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अगर तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपसे पूछे, मान लो पूछे आपसे ए मैक्स निकालो, तो क्या होगा, वो हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और आपसे ए मिनिमम पूछे तो आप क्या निकालोगे, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये भी आप याद रख लो, क्योंकि आई क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो मैक्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। फिर हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका होता है रेजोनेंस ट्यूब, कई बार क्वेश्चन आता है रेजोनेंस ट्यूब पर। तो रेजोनेंस ट्यूब कैसे यार डील करेंगे इस क्वेश्चन से, तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है यार, अगर रेजोनेंस ट्यूब की खास बात क्या है, आपको एक बीकर दिखाई देगा, ट्यूनिंग फोक दिखाई देगा और एल लेंथ का बीकर होगा, तो उसमें बेसिकली आपकी एल लेंथ का बीकर होगा। तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है रेजोनेंस ट्यूब, एक ट्यूनिंग फोक है, उसको टच करा, डिस्टर्ब करा, वेव्स निकली, वेव्स पानी में गई, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो ट्यूब है यानी जो टैंक है, टैंक सिलेंड्रिकल है और कैसा है, ऊपर से ओपन है नीचे से क्लोज। तो वेव्स जो बन रही है कहाँ बन रही है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप में, मैंने बोला ना ओपन ऊपर से नीचे से क्लोज एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, ये क्या होती है क्लोज ऑर्गन पाइप। तो जस्ट ये हमारे पास किस तरीके से वेव कर रहा है, रेजोनेंस ट्यूब किस कंसेप्ट पे बेस होती है, क्लोज ऑर्गन पाइप कंसेप्ट, मैंने लिख भी रखा देखो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लगेगा, रेजोनेंस ट्यूब आती, आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि क्लोज ऑर्गन पाइप, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे फ्रीक्वेंसी का फॉर एनी nth हार्मोनिक 2n-1 अपॉन 4L√T/μ, कर लोगे इसको। तो रेजोनेंस ट्यूब पूरे इस फॉर्मूले पे बेस्ड है किसी भी nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप निकाल लेना। मेनली आपको रेजोनेंस ट्यूब में क्या पूछता है, रेजोनेंस लेंथ के बारे में बात करता है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला फॉर nth हार्मोनिक पे जनरल एन वो रेजोनेंस लेंथ का। तो रेजोनेंस लेंथ जो होती है हमारे पास वो होती है 2n-1 इंटू λ/4 किसी भी nth हार्मोनिक के लिए, रेजोनेंस ट्यूब के लिए रेजोनेंस लेंथ का फॉर्मूला। तो अगर मैं पहले हार्मोनिक पे रेजोनेंस लेंथ निकालूँ तो क्या है, एन को 1 पुट कर λ/4, सेकंड पे निकालूंगा 3 λ/4, ऐसे ही थर्ड पे निकालूंगा तो क्या आएगा 5 λ/4। तो मैं सिंपली किसी के लिए भी निकाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसे निकालने पे ही तरीका पता चल गया ये फॉर्मूले से nth हार्मोनिक पे रेजोनेंस लेंथ। अब मुझे एक चीज़ पता है कि इसमें जो फॉर्मूला होता है ना यार वेलोसिटी निकालने का, मैंने बोला था स्पीड ऑफ वेव हमेशा कांस्टेंट होती है λ/f के बराबर। तो आपको लैम्डा चाहिए, लैम्डा कैसे निकालोगे, आप किन्हीं भी दो का डिफरेंस ले लो। आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या दिया रखेगा, द टू रेजोनेंस लेंथ आर गिवन दिस एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन, देन फाइंड आउट द लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आप नहीं दोगे तो आप निकाल भी लोगे 2n-1/4 से। तो दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, आपको ये याद रखनी है, बस आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखनी है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, ठीक है। लैम्डा इंटू एफ के बराबर होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो कैसे याद रखोगे आप, आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ निकल सकोगे फ्रीक्वेंसी। तो आप लैम्डा कैसे निकालो, किन्हीं भी दो रेजोनेंस लेंथ का डिफरेंस लिया, मैंने देखा वो डिफरेंस क्या है, हमेशा आपसे बोलेगा कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास वो रेजोनेंस लेंथ, तो कॉन्जिक्यूटिव यानी L1 माइनस L2 या L2 माइनस L3 इनका डिफरेंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है, कांस्टेंट। तो रेजोनेंस लेंथ में, रेजोनेंस ट्यूब में किन्हीं भी तो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस लेंथ का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है λ/2। तो आप वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल वो वेलोसिटी निकाल सकते हो वेव की, लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा कहाँ से आ गया L2 माइनस L1 इंटू 2 तो इंटू एफ। तो फॉर्मूला सिंपली क्या आ गया रेजोनेंस ट्यूब के केस में फ्रीक्वेंसी का 2f L2 माइनस L1, ठीक है।
अब पढ़ते हैं हम डॉपलर इफेक्ट, जहाँ से आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आता भी है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं, डॉपलर ने क्या बताया था, ये हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, यानी कि मूवमेंट, पर्सन के मूवमेंट के साथ विद ऑब्जेक्ट्स कैसे उसको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, उसका रीज़न क्या है, वो डॉपलर ने बताया था कि लाइट के हिसाब से हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताता है। दूसरी चीज़, डॉपलर में क्या होता है, डॉपलर हमेशा बात करता है दो पर्टिकुलर उनको लेके, फंडामेंट्स को लेके, एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर। तो ये हमेशा सोर्स और ऑब्जर्वर को कंटेन करेगा जब भी डॉपलर इफेक्ट होगा। तो फिर एक चीज़ याद रखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉपलर इफेक्ट में कभी भी वेवलेंथ चेंज नहीं होती। ठीक है, क्योंकि पूरे एक ही मीडियम में हो रहा है सब कुछ, तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। अब आपको कुछ केस बताऊँगा इसमें कि कैसे डॉपलर इफेक्ट होता है। जैसे केस 1, मान लो अब ऑब्जर्वर सोर्स क्या होंगे, जैसे आप कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और ट्रेन जा रही है, तो आपको ट्रेन की वही फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं सुनाई देती, वो डॉपलर ने बताया था। तो ट्रेन अगर जा रही है आपसे, तो आप क्या हो, ट्रेन को देखने वाले, तो आप ऑब्जर्वर हो, और ट्रेन एक सोर्स है जहाँ से साउंड आ रहा है। तो हमेशा जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में ही चलता रहता है सब कुछ। तो सोर्स क्या हुई आपकी ट्रेन, और ऑब्जर्वर कौन है, आप खुद। तो पहला केस बनता है अगर ऑब्जर्वर और ट्रेन, सोर्स दोनों की वेलोसिटी अपोजिट में हो, यानी दोनों आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे दिखाई देगी, अगर एफ नोट आपकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी तो क्या होगा, उस वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। इसमें यही केस बनते हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन तो जो मैं केस बताऊँगा, 3 केस बताऊँगा। पहला केस क्या है, दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नोट। दोनों अप्रोच करें तो v प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नोट। अगर सोर्स पास आ रहा है, ऑब्जर्वर दूर भागता है, तो v माइनस वी नोट अपॉन वी माइनस वी इंटू एफ नोट। सिंपली एक चीज़ याद रखो, जब भी सोर्स अप्रोच करता है ना ऑब्जर्वर को, तो हमेशा नीचे क्या आएगा, v माइनस वी एस। अगर सोर्स अप्रोच करेगा तो नीचे क्या आएगा, फॉर्मूले में हमेशा v माइनस वी एस। अगर ऑब्जर्वर अप्रोच करता है सोर्स को, तो v प्लस वी नोट। ठीक है, ये चीज़ याद रखो हमेशा। ऑब्जर्वर अप्रोच करा तो v प्लस वी नोट, सोर्स अप्रोच करा तो v माइनस वी एस। फॉर्मूले के अंदर हमेशा ये टर्म। अब ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है तो v प्लस वी नोट ना के क्या आएगा, v माइनस वी नोट। तो ये फॉर्मूला देगा फ्रेंड का। अब क्या है, ऑब्जर्वर v नोट है, सोर्स हमारे पास v एस है, यानी अब ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है, सोर्स दूर भाग रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है। तो ऑब्जर्वर जब अप्रोच करता है तो मैंने क्या बोला फॉर्मूले में, v प्लस वी नोट, और सोर्स दूर भागेगा तो क्या आएगा, v माइनस वी एस की जगह v प्लस वी एस। तो आपका अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ मेनली। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का डॉपलर में, वो होता है v प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस इंटू जो आपकी रियल फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने क्या लिखा, अगर सोर्स दूर भागे और ऑब्जर्वर पास आए, तो फॉर्मूला क्या होता है, सोर्स दूर भाग रहा है, सोर्स क्या दूर भागे और ऑब्जर्वर पास आए, तो फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस वी नोट अपॉन वी प्लस वी, दोनों तरफ प्लस होता है इंटू एफ नोट। अगर ऑब्जर्वर दूर भागे और सोर्स पास आए, तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों तरफ नेगेटिव। देखा, जब दोनों, एक दूर भाग रहा है एक पास आ रहा है, कौन, सोर्स दूर भागे ऑब्जर्वर पास आए तो दोनों में पॉजिटिव। जब ऑब्जर्वर दूर भागे सोर्स पास आए तो दोनों में यहाँ पे नेगेटिव आता है। और अगर दोनों एक दूसरे के पास आए तो क्या आता है, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, v प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नोट। तो ये निकाल लोगे, ये 3 केस मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे चलता है बेसिकल सब कुछ, देख लो आप दोबारा से एक बार। ठीक है, ठीक है। तो इसी ब्याह पे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि डॉपलर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। इफ़ टू कार आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड इन 16.5, द ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार ब्लोज ए हॉर्न हैविंग ए फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, देन द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड कार। तो क्या होगा, आपको एक चीज़ पता चली कि 2 कार है, उनमें से एक कार, फर्स्ट कार वो हॉर्न ब्लो कर रही है, यानी फर्स्ट कार अगर आपको हॉर्न ब्लो कर रही है यानी आपका वो साउंड दे रही है, यानी आपकी सोर्स है, और सेकंड कार हियर कर रही है यानी आपका वो ऑब्जर्वर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर सोर्स कैसे देखूँगा। फर्स्ट कार सोर्स क्या दे रही थी, साउंड दे रही थी, यानी वो सोर्स है जहाँ से साउंड आ रहा है, और सेकंड कार आपकी हियर कर रहा था, सेकंड कार में ड्राइवर तो आपकी ऑब्जर्वर है। तो फ्रीक्वेंसी हेड बाय सेकंड कार, इसका मतलब इट विल बी ए ऑब्जर्वर, और फर्स्ट कार विल बी सोर्स। तो सोर्स और ऑब्जर्वर आपके डिसाइड होगी। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कार मूव कर रही 22 मीटर पर सेकंड से, और जो कि सोर्स है, और ऑब्जर्वर आपका 16.5 से मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, का मतलब दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब दोनों अप्रोच करते तो फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, v प्लस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ नोट, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड ये आपकी होगी बेसिकली वी नोट, जो कि आपकी दे रखी होगी 330 दे सकता है, 340 दे सकता है, आपका क्वेश्चन में चेंज होता है, इसलिए मैंने सिंपली वी ले लिया। ठीक है, तो v होगी आपकी बेसिकली
तो आप क्या फुट करोगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू रिजल्टेंट जो रियल फ्रीक्वेंसी जो आपकी दे रखी 400 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वर पता चल गया, तो ये सेकंड का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई और सोर्स की पता चल गई, दोनों अप्रोच करें तो फॉर्मूले में आएगा। वहाँ से आपने निकाला तो क्या मिली आपको 448 हर्ट्ज। तो सिंपली आपने फॉर्मूले पुट कर दिया, जो थर्ड केस था मैंने बताया था जब दोनों पास आएगा ये फॉर्मूले में। ठीक है, तो आपको मिल गया। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन ये दिया जाए, एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, अब कई बार क्या होता है यार, वो मूव ना करके कोई एक स्टेशनरी हो जाएगा, तो स्टेशनरी होगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जैसे क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एक स्टेशनरी सोर्स की तरफ ऑफ ए साउंड सोर्स ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ 1/5 ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, द wavelength and frequency of source emitted are lambda and f, the apparent frequency and wavelength recorded by the observer। तो wavelength तो सिंपल होगी, wavelength डॉपलर में कभी चेंज नहीं करती, तो wavelength तो अभी भी लैम्डा रहेगी। ठीक है, बस आपको apparent frequency निकालनी। तो हो क्या रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है एक सोर्स की तरफ, यानी ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है सोर्स को, तो फॉर्मूला क्या आएगा, v + v0 अपॉन v - vs। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है जब सोर्स ऑब्जर्वर अप्रोच करता है। तो अब बस क्या हुआ, आपका सोर्स रेस्ट पे आ गया, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे v - vs में vs 0 हो जाएगी। ठीक है, और v0 दे रखी है भाई, क्वेश्चन 1/5 है वेलोसिटी ऑफ साउंड का, तो v/5 पुट कर दिया फॉर्मूले में, तो क्या आ गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी v + v/5 अपॉन v × f। तो आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी 1.2f। तो क्या आ गया आपका, वेवलेंथ कभी चेंज नहीं करती, तो लैम्डा डैश वो तो आपकी अभी भी लैम्डा रही, बस आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी 1.2f। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कुछ, यहाँ से आपका पूरा वेव ख़त्म हो गया, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के बाद। जैसे मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। थैंक यू यार, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो यार, आपने रोटेशन मोशन में वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार। मैं आपको बहुत सारी वीडियोस ला कर दूँगा अच्छी अच्छी। कल मैं आपको अभी ये बताया, कल मैं आपको ऑसिलेशन पढ़ाऊँगा मेनली। ठीक है, थैंक यू, बाय।